इनका नसीब इतना अच्छा होता तो ये चाय ना बेचते, इनका नसीब इतना अच्छा होता तो ये देश ना बेचते। तानाशाही है, हिटलरशाही है, कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये कहीं तिरंगा झंडा उठाए नहीं खड़े थे, तो ये वो अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर और चाटुकार है कि कहा कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इस देश में नौकरियां जितनी खतरे में है, जिनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता मुसलमान खतरे में, किसी को लगता मंदिर मस्जिद खतरे में। खतरे में नहीं, खतरे में आपका रोजगार है, खतरे में जो है आपकी नौकरी है। सरकार वैकेंसियों को क्लियर नहीं करती है, निकालती है, उसके बाद भर्तियां, पैसे जो है कमाती है, फॉर्म भरवाती है और उसके बाद कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं करवाई जाती है। ये तो सीधे सीधे उन युवाओं को जो है पूरी तरह से आप चोट दे रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। जो बंद कराने आए थे तबायपों के कोठे, वो सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। मैं यही कह रहा हूं कि समय की जरूरत है कि सरकार को भी प्राइवेट होना चाहिए। ये भी समय की जरूरत है, समय की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े आदमी बनेंगे तो उनसे हम अपेक्षा तो रखेंगे, जो अमीर आदमी बनेंगे उनसे अपेक्षा तो रखेंगे। मोदी जी तो फकीर है, मोदी जी तो फकीर है, अब इनका तो कोई भरोसा नहीं, इनका झोला खाली है। कहते हैं जब वो होगा तो मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा। तो कम से कम फकीरों से अच्छे अमीर आदमी तो है, अमीर आदमियों की संगत में रहेंगे हम लोग। कभी अगर दिक्कत होगी तो अमीर आदमियों से बात करेंगे। ये भी तो कहते हैं मेरा नसीब देश के काम आ सकता है, मैं नसीब वाला हूँ। अरे अगर इनका नसीब अगर इनका नसीब इतना अच्छा होता तो ये 35 साल भीख नहीं मांगते। इनका नसीब इतना अच्छा होता तो ये चाय ना बेचते। इनका नसीब इतना अच्छा होता तो ये देश ना बेचते। इन्होंने जब से प्राइम मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल, ये देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये लोकतंत्र की बदसूरती है कि हम किसान जो है पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हम जो है किसानों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं तो जेलों में उठा करके डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा दिशा रवि की गिरफ्तारी हो जाती है। जो अगर बताइए पर्यावरण को बचाना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, नदियों को बचाना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, शुद्ध हवा को बचाना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, या जल को, पानी को बचाना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। लेकिन वो चल रहा है ना कि एक राजेश जोशी की एक कविता है कि जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जिस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जिस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज में जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो धर्म की ध्वजा उठाए नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस दौर में निहत्थे और निरपराधी होना, निहत्थे और निरपराधी होना। यही किसी को भी, कोई भी किसान आंदोलन का समर्थन करता है, कोई भी मुखर होकर के सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, उसको यूएपीए लगा के जेल में डाल देते। तानाशाही है, हिटलरशाही है, कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जब सड़कों पर आकर के कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो इनको कोई परवाह नहीं है। लोकतंत्र तो वेंटिलेटर पर है, लोकतंत्र बिल्कुल वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। पूरी तरह से इस देश में तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है। और जो भी मुखर होकर के सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है उसको ये सरकार यूएपीए लगा करके जेल में डालती है, देशद्रोही बता देती है। तो ये वो सरकार है जिन्होंने कभी आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था। इनकी हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इनका जनसंघ, सबकी भूमिका अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से संदिग्ध है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये कहीं तिरंगा झंडा उठाए नहीं खड़े थे, तो ये वो अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर और चाटुकार है कि कहा कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। रामदेव तो देश में कोरोना की दवाई ले आए। हाँ बिल्कुल, कोरोना की दवाई ले आएंगे। ये वो लोग हैं जिनको जो सुई बनाने का लाइसेंस मिलता है तलवार बना देते हैं। WHO खुद कहा, WHO को कानो कान खबर नहीं, विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसको कानो कान खबर नहीं, और बाबा जी ने कोरोनिल बना दिया। तो मैं तो कहता था जब कोरोनिल बनाया था तो सबसे पहले इन्हीं पे इस्तेमाल करना
करना था, पहले ये इस्तेमाल करते, ये ठीक हो जाते, फिर देश को जो है वो कोरोना देनी थी। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को कुछ पता नहीं होता है, ये पहले बना देते हैं, क्योंकि इनको तो कमाई करनी है ना, तो कमाई का जरिया है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप एक युवा हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे में सरकारी नौकरी जो नहीं मिल रही थी, अब एसएससी को लेके लगातार ये कहा जा रहा है कि बच्चों के री एग्जाम कराए जाएंगे, जबकि उन्होंने दे दिए, मार्क्स भी आ गए। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे, जो ट्रेंडिंग भी हो रहा है ट्विटर पे? अरे बिल्कुल, मैं युवा हूं और मुझे पता है इस देश में नौकरियां जितनी खतरे में है, जिनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है मंदिर मस्जिद खतरे में है। खतरे में नहीं, खतरे में आपका रोजगार है, खतरे में जो है आपकी नौकरी है, खतरे में आपकी जो है गरीबी है, भूख है, और जो है महंगाई और सारी चीजें जो है, अगर मैं बताऊं अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें खतरे में है। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति मजहब का चश्मा हटाकर देखो, देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। तो खतरे में आपकी नौकरी है, खतरे में आपका रोजगार है, आपकी जो तमाम चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो खतरे में है। अच्छा, तो ये पेपर दे के आना, उसके बाद जब मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों को, इसके बाद ये कह देना कि आप लोगों का पेपर इजी आया था। अरे ये सरकार, आप बताइए मुझे, जब से सत्ता में आई है कौन सी वैकेंसी क्लियर की है? ये सरकार लगातार जो है उसके नाम पर व्यापार कर रही है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसके बाद कमाई की जाती है, कमाई का जरिया बना लिया है, पैसे ऐंठे जाते हैं, और उसके बाद उसको वैकेंसी को क्लियर नहीं किया जाता है। आज तक कोई एक वैकेंसी क्लियर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़ा हो, स्टे ना लेना पड़ा हो, आप बताइए कोई वैकेंसी क्लियर करी हो? देश सरकार वैकेंसी को क्लियर नहीं करती है, निकालती है, उसके बाद भर्तियां, पैसे जो है कमाती है, फॉर्म भरवाती है, और उसके बाद कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं करवाई जाती है। ये तो सीधे सीधे उन युवाओं को जो है पूरी तरह से आप चोट दे रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया, पेपर क्लियर किया, और उसके बाद वो उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। ना पेपर इजी था। अरे तो आप हार्ड बना देते ना, पेपर उन्होंने बनाया, पेपर किसने बनाया? पेपर कौन बनाता है? मुझे बताए ना सरकार, पेपर कौन बनाता है? पेपर उन छात्रों ने अपने हाथ से बना लिया, पेपर उन्होंने बनाया था। आप हार्ड बनाते पेपर, आपने क्यों इजी बनाया? उन्होंने कहा था कि आप इजी बनाइए पेपर, तो ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था। अब जब उन्होंने पेपर क्वालिफाई कर लिया, निकाल लिया, अब उसके बाद आप नौकरी नहीं दे रहे, तो ये पूरी तरह से ये सरकार पूरी तरह से ये सरकार फेल है। कहा है कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। मिर्जा गालिब का एक शेर है, मिर्जा गालिब ने इन्हीं के लिए कहा था कि जो बंद कराने आए थे तबायपों के कोठे, जो बंद कराने आए थे तबायपों के कोठे, वो सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे, वो सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। तो ये जी, तो छात्र भी देशविरोधी हो जाएंगे। कौन? मैं? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। अरे कोई छात्र संगठन इनकी गलत नीतियों की आलोचना करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वामपंथी है, देश विरोधी है, देशद्रोही है। कोई हिंदू करता है देशद्रोही है, कोई टोपी दाढ़ी वाला मुसलमान करता है वो पाकिस्तानी है, कोई सिख करता है पगड़ी वाला वो खालिस्तानी है। अरे इनको तो प्रमाण पत्र बांटने की आदत है। तो कहा है कि अब के तूने ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, और दर्द दिए हैं तूने आपके देश के पालनहारों को, और ठंडी बर्फीली रातों में बच्चे बूढ़े सड़कों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर, और जिस तरह से प्रमाण पत्र बांटते हैं। तो कहा क्यों तुझको ये पगड़ी वाले सब खालिस्तानी लगते हैं, दाढ़ी टोपी वाले सब तुझको पाकिस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं। तूने पास बैठा रखा है चुन चुन कर मक्कारों को, दर्द दिए हैं तूने आपके देश के पालनहारों को, और क्या लगता है तुझको बैठ किसानों की ये शहादत जाएगी, और बोझ लहू का खेत की मिट्टी कितने दिन सह पाएगी, तुझको तेरी असल जगह पर जल्दी ही ले जाएगी। और अब के तूने हाथ लगाया है इन सब की दस्तारों को, दर्द दिए है तूने आपके देश के पालनहारों को। तो मुझे समझ नहीं आता संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल इन्हें जो है अधिकार देता है कि आप प्रमाण पत्र बांटेंगे। ये पैमाना कैसे तय करते हैं देशभक्ति और देशद्रोही का? कौन देशभक्त है कौन? इनकी जो है हमें हाँ मिलाना, इनकी चाटुकारिता करना, अंधभक्ति करना, पूरी तरह से आप देशभक्त हैं। ये वॉशिंग मशीन है, ये ऐसी गंगा है, यहाँ से बलात्कारी और सदा जो है भ्रष्टाचारी डालिए, वहां से ब्रह्मचारी और सदाचारी बन के निकलता है। यहाँ से काला कौआ डालिए, वहां से सफेद हंस बन के निकलता है। तो ये बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। आपने देखा होगा सादा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी हेमंत बिस्वा और मुकुल राय, अगर वो बीजेपी पार्टी में चले जाते हैं तो उसके बाद वो पूरी तरह से साफ पाक हो जाते हैं। यही आपने देखा होगा नरेश अग्रवाल, जो सदन में कहते हैं कि जिनमें माँ जानकी ठहरे में हनुमान, और रम में बसे राम, और तमाम जो चीजें कहते हैं, उसके बाद वो देखिए जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो सबसे बड़े देशभक्त हो जाते हैं। तो लगातार ये
दे रहे हैं मोदी साहब। हाँ, पूरे देश में दे दिए ना। 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार दिए थे ना, वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब वो रिटायर हो गए तो वहाँ बंगाल में जाकर के नौकरी दे देंगे। तो भाई साहब, अब वहाँ पर जिस राज्य में चुनाव होता है, सारी जो है सौगातें उसी राज्य के लिए होती है। आपने नहीं देखा? आप देखिए 2015 में जब बिहार में चुनाव था तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया था, वो माला माल हो गए वहाँ के बिहार के लोग। उसके बाद यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होता है तो घी दूध की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। यूपी में 25 रुपए किलो घी मिल रहा था, चुनाव खत्म, घी दूध की नदियां खतरे के निशान से नीचे आ गई और जो है घी मिलना बंद हो गया। 2020 में फिर से चुनाव होता है बिहार में। सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का जो ट्रक है बिहार पहुंच जाता है और सबसे पहले कोरोना की जो फ्री वैक्सीन है बिहार वालों को लगानी थी। चुनाव खत्म, कोरोना का जो ट्रक था वो बंगाल की तरफ मुड़ गया। अब बंगाल के लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर तमिलनाडु जाएगा तो ट्रक, फिर असम आएगा, फिर घूमते हुए यूपी, उत्तराखंड, पंजाब हर जगह जाएगा। तो ये तो रोजगार भी गया है। हाँ, रोजगार ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आम जो है ममता दीदी ने शोषण किया है बंगाल के अंदर। इन्होंने जो है पूरे देश के किसानों को जो उद्धार किया है, बहुत उपकार किया है। ये कहते थे ना, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो इन्होंने बहुत उपकार किया है और अब जो है वहां जाकर के किसानों को उपकार कर रहे हैं बंगाल में। इस तरह से मैं कह देना चाहता हूं कि न समझोगे तो मिट जाओगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान के मजदूर, किसानों और छात्रों सबके लिए कहता हूं, न समझोगे तो मिट जाओगे। ये हिंदुस्तान के मजदूर, छात्रों और किसानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।